हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पर्पसेस ऑफ सीपीए, ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का कुछ केस स्टडीज़ भी हैं तो उन्हें भी देखेंगे हम। सो देरी ना करते अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा पर्पसेस ऑफ सीपीए 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका सबसे पहला पर्पज है टू इस्टेब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क। देखो, ये हमारा जो सी पी ए है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इस मकसद से बनाया गया था कि लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक लीगल वे जो है लाए कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए इजी तरीके से मिले, सुटेबल तरीके से मिले और इफ़ेक्टिवनेस हो उसके अंदर का। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए लाया गया था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ताकि क्या है, कंज्यूमर को लीगल वे मिल जाए किसी चीज़ की रेमेडी को पाने के लिए। जैसे पहले देखें हम, तो पहले क्या होता था कि किसी भी पर्सन के पास कोई लीगल वो नहीं होता था, लीगल जरिया नहीं होता था कि वो कैसे जो है अपने रेमेडी पाए। वो सिर्फ राजा के पास जाता था, राजा ही अपना डिसीजन देता था। तो वो टोटली राजा के मेंटल के ऊपर डिसाइड था कि वो डिसीजन क्या देना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके आने के बाद क्या है, वो सारी कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 ही डील करने लगा। टू प्रमोट फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो हमारे मोनोपोली होती थी मार्केट के अंदर का, तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने की बात की गई और फेयर बिजनेस प्रैक्टिस की प्रमोट करने की भी बात की गई। टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिकल प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल इन कंज्यूमर मार्केट, जो कंज्यूमर होता है ना, उसे कंज्यूमर जो मार्केट में जाता था तो उसे क्या है, उसके लिए सोशली इकोनॉमिकली और ऐसी चीज़ों का जो है उसमें बात करी गई थी, ताकि क्या उनके साथ एक जो प्रैक्टिस करी जा रही थी लोगों के द्वारा कि ये जो है नीचे लोगों का तत्व है, तो इससे क्या है, दूर से ही सामान देना और ये सब जो है इस चीज़ को ख़त्म करने की भी बात की गई। कि कोई अमीर जा रहा है तो उसे भैया लो चेयर दो, बैठा हो, और कोई गरीब जा रहा है तो खड़े हो गई। ठीक ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। टू प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस, जो भी कंज्यूमर के रिगार्डिंग अवेयरनेस थी, इंफॉर्मेशन जो फैलाना था या कंज्यूमर्स को इंकरेज करना था कि उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, या उनके जो राइट्स होते थे जैसे कि चूज़ का राइट था, तो उन सबको बारे में बताना, ताकि दूसरे लोग जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके और बेटर तरीके से हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। तो इस चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती थी सरकार के द्वारा, और वो जो काम किया जाता था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ही जो है किया जाता था। अब आता है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर। तो देखो, कुछ ड्यूटीज़ है, मेन ड्यूटीज़ जो कि कंज्यूमर की होती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर। कंज्यूमर क्या है, वो अवेयर होना चाहिए कि वो जो उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है वो उसके लिए कितनी सेफ्टी है या उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि मार्केट में कई तरह की नमकीन्स आती है, देखो मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, जैसे कि एक हल्दीराम की आती है, एक बीकानेरी की आती है। ठीक है, दो पॉपुलर ब्रांड हैं। तो जब कोई कंज्यूमर खरीदने जाता है तो वो ये देख के जाता है कि हल्दीराम और बीकानेरी की अच्छी कंपनी है, हाइजीन और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्वालिटी का ध्यान रखते हुए जो है वो प्रोडक्ट बनाती है। तो वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब जब कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है और वो कई तरह की नमकीन देखता है, कई तरह की वैरायटी देखता है, बाई चांस कोई उसने लोकल उठा ली, ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखना चाहिए, कंज्यूमर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो उसकी सेफ्टी और क्वांटिटी जो है देख कर ही ले, उसकी जो सर्विसेज है तभी उसको ले परचेस करे। ठीक है। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। अब जैसा कि कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है, नमकीन देखता है, कई सारी ब्रांड की होती है, तो उसकी क्या है, एक तरह की ड्यूटी हो जाती है कि वो जो है इंडिपेंडेंटली चूज़ करे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो चूज़ कर ले रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम जाते हैं किसी भी मॉल वॉल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर बताने वाले होते हैं, सर्विसमैन होते हैं कि आप सर जी ये लीजिए, आपके अकॉर्डिंग ये अच्छा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, कुछ भी जो ले रहा है। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट। देखो, बायर्स के अंदर क्या होता है, एक फियरनेस होता है कि वो पूछ लेगा तो क्या वो जवाब दे पाएगा या क्या, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बायर के अंदर, यानी कि कस्टमर के अंदर कोई फियरनेस नहीं होना चाहिए। जो भी उसे दिक्कत आ रही है वो उसे क्लियरली पूछे, उससे अपना जो शॉपकीपर है उससे क्लियरली पूछे, और जो भी उसे डाउट आ रहे हैं वो उससे पूछ सकता है क्लियरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन, अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर अगर डिफेक्टिवनेस आ जाता है,
जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, उसके पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम थी या उससे कोई बीमार हो गया, तो उसकी क्या है वो कंप्लेन भी दर्ज कर सकता है हमारा। जो कि हमारी कुछ कमीशंस हैं वो है, वो काउंसिल हैं, वो उन कंप्लेंट को देखती है। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन भी बनाई गई है, जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सुनती है, तो वहाँ पर भी क्या है कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो कंज्यूमर की ड्यूटी है कि अगर कोई भी ऐसा डिफेक्टिवनेस या डिससेटिस्फेक्शन दिखता है तो वो उस चीज़ की कंप्लेन करे। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन इथिकल कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है अगर कहीं का परचेज वर्चेज करने जा रहा है किसी भी चीज़ को, तो वो एक इथिकल वे में जो है उस चीज़ को करे। ऐसा नहीं है डिसरिस्पेक्टफुल किसी से भी बात कर रहा है, कुछ भी चीज़ उठा के फेंक दे रहा है, तो वो ऐसा नहीं करे। वो एक इथिकल वे में जो है उस चीज़ को काम करे, किसी में तमीज़ से बात करना चाहिए, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करे जो भी ट्रेडर है। तो ये सब चीज़ जो है होनी चाहिए कंज्यूमर की ड्यूटी में, ठीक है। तो वही हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताता है ये सब ड्यूटीज़। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल्स, जो हमारी मेन काउंसिल है जो कि हमारे केसेस को देखती है। तो देखो 3 काउंसिल हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो एक एक करके नहीं देखते हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। देखो ये जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा जो है बनाई जाती है, जिसमें क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होती है उसे जनरली नाम से जाना जाता है सेंट्रल काउंसिल के नाम से, ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल के नाम से जाता जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके क्या है उस काउंसिल को बनाती है। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर में होता है। जो कंज्यूमर अफेयर्स में मिनिस्ट्री होती है ना, तो उसका चेयरमैन वो पर्सन वो चेयरमैन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है, ठीक है। तो वो पर्सन चेयरमैन होगा। और अदर मेंबर होते हैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ सीपीए, जो हमारा सीपीए का रूल 3 है 1987 वाला सीपीए, तो उसमें क्या सेंट्रल काउंसिल जो है कंसिस्ट की गई है 150 मेंबर्स की, यानी कि एक चेयरमैन प्लस 150 अदर मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर। इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 3 साल का। प्रोसीजर क्या होता है इनकी मीटिंग का, देखो इनमें मीटिंग भी होती है तो प्रोसीजर भी होता है। तो इनका देखो प्रोसीजर सिंपल ये है कि जो हमारा चेयरमैन होगा, जो कि मिनिस्ट्री इन अफेयर का हेड होता है ना, वो पर्सन वो डिसाइड करता है कि कितनी जो है मीटिंग करनी है कितनी नहीं करनी, ठीक है। वो चेयरमैन डिसाइड करता है, लेकिन इसी के साथ साथ एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए 1 साल के अंतर्गत एटलीस्ट। इसी के साथ साथ जो वेन्यू होता है यानी कि प्लेस और टाइम जो होता है वो भी चेयरमैन ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर उसे मीटिंग करनी है। जहाँ भी उसे सेटिस्फाई लगे वहाँ वो मीटिंग करा सकता है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं सेंट्रल काउंसिल की, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इट शैल बी प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट, जो भी कंज्यूमर के राइट है उनको प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ प्रमोट करता है। हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो भी ऐसी सर्विसेज होती हैं गुड होता है जो कि हजार्डस लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, तो उस चीज़ को भी दूर हटाता है, अंदर मार्केट से हटवा देता है। राइट टू इन्फॉर्म होता है, कंज्यूमर्स के राइट को इन्फॉर्मेशन के थ्रू फैलाया जाता है ताकि क्या कंज्यूमर अवेयर हो सके। राइट टू चूज़, ये जो काउंसिल है ये प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के राइट को कि वो जो है चूज़ कर सके, जो चूज़ करने का राइट है ना इंडिपेंडेंट चूज़, तो वो उस चीज़ के राइट को भी प्रमोट करता है। राइट टू बी हेयर, ये काउंसिल जो है कंज्यूमर को राइट देती है कि वो जो है कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सुना जाए, ठीक है। तो वो कैसे भी सुन सकती है, चाहे तो कंज्यूमर को बुला के अपनी कोर्ट में उस चीज़ को सुना जा सकता है, उसके केस को सुना जा सकता है। उसी के साथ साथ उसे रिड्रेसल भी ग्रांट कर सकता है, यानी कि रिड्रेसल मतलब रेमेडी, रेमेडी भी जो है उसे प्राप्त करा सकता है कोर्ट। अगर आता है हमारा कंज्यूमर एजुकेशन, जो भी कंज्यूमर के रिगार्डिंग एजुकेशंस होती है ना, तो वो भी प्रोवाइड कराता है हमारा सेंट्रल काउंसिल। देखो ये जो काउंसिल्स हैं ना इन सबके सेम फीचर ही हैं जो हमारे 3 काउंसिल है। अब आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जैसे कि स्टेट बनाती है तो स्टेट के नोटिफिकेशन से जो है हमारी ये काउंसिल बनती है जिसे हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल। ये हमें सेक्शन 7 और 8 चैप्टर 2 के अंतर्गत इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है कि काउंसिल वर्क कैसे करती है और ये सब, ठीक है।
हर स्टेट की जो है ऑथराइज, जो हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रूल है उसमें हर स्टेट को ऑथराइज कर रखा है कि वो एटलीस्ट वन स्टेट काउंसिल जो है अपनी टेरिटरी के अंदर खोले। इसके मेंबर की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी चेयरमैन होता है। चेयरमैन वो होता है जो कि स्टेट लेवल पे कंज्यूमर अफेयर के अंदर मिनिस्ट्री इंचार्ज होता है, ठीक है। और अदर और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो भी प्रिस्क्राइब कराती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर डिसाइड होते हैं। जो हमारे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और वो जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब आता है इसके टर्म की देख लेते हैं। तो मैं मेरी एवरी मेंबर ऑफ स्टेट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर। तो वो भी कोई भी पर्सन जो है वो 5 साल तक जो है अपनी ऑफिस की जो टेन्योर है उसे रोक कर रख सकता है, या 67 एज तक, यानी कि जो भी ज़्यादा है वो उस एज तक जो है रोक कर रख सकता है। इसी के साथ साथ जैसे मान के चलिए कोई पर्सन 60 साल का है, ठीक है, तो उसके 5 साल हो गए। अब इसके बाद क्या है, वो रीअपॉइंट की भी पावर रखता है कि वो रीअपॉइंट हो जाए और वो दोबारा से हो जाए, ठीक है। ये तो बात हो गई 60 साल की। बाई चांस कोई पर्सन है 63 साल का, ठीक है, तो अब 67 होने में से कितने साल बचे, तो 67 होने में 4 साल बचे हैं, ठीक है। तो 4 साल में क्या है, ये हमारी 10 ईयर जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये अपना जो है रेजिग्नेशन जो है दे देगा। इसका मतलब है जो भी 67 ईयर्स तक का, या जो भी जिसकी भी एज कम है तो उसकी 5 साल तक जो भी कम है वो जो है उस पर लगेगा। और ये जो है जो रिज़ाइन वाला मैटर होगा कि वो रिज़ाइन कैसे देगा, तो उस केस में क्या है, वो पर्सन जो है रिज़िग्नेशन ऑफिस में जमा करे, स्टेट गवर्नमेंट को जमा करेगा, और वो भी रिटर्न के अंदर, ठीक है, लिख के देगा कि हम जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर फॉर मीटिंग। इसमें भी क्या है, हमारे जो चेयरमैन है वही मीटिंग डिसाइड करते हैं, प्लेस और टाइम। इसी के साथ साथ एटलीस्ट 2 मीटिंग जो है काउंसिल की होनी चाहिए हर साल के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेम है, बस ये क्या है कि ये स्टेट लेवल पे काम करता है, और जो सेंट्रल काउंसिल है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। अब आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। देखो ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये पहले नहीं थी, ये अमेंड हो गया, ये 2002 के अंदर का, ठीक है। सेक्शन 8A स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो हमारा सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन दिला करके क्या है, हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काउंसिल बना सकता है। मेंबर की बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हमारा चेयरमैन होगा इस कमेटी का, वही सब चीज़ देखेगा। इसमें जो अदर मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर है वो भी रिप्रेजेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसमें कितने मेंबर होने चाहिए। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मे बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी नॉमिनेट किया जा सकता है। टर्म की बात कर लेते हैं तो 3 इयर्स इसकी टर्म है, जब से डेट ऑफ नॉमिनेशन से, ठीक है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर को किसी को भी अपॉइंट किया, ठीक है, नॉमिनेट किया, तो उसका क्या 3 साल तक का टर्म है। इसकी प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो स्टेट काउंसिल हैज शैल मीट एटलीस्ट 2 मीटिंग, 2 मीटिंग होनी चाहिए साल के अंतर्गत, जिसमें क्या चेयरमैन ही डिसाइड करेगा प्लेस और टाइम। और और जो प्रोसीजर फॉलो होगा मीटिंग अरेंज करने का कि कितने पर्सन आएंगे कितने नहीं आएंगे कौन आएगा, वो डिसाइड होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टोटली। स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होगा, जो भी उसने बनाया होगा स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेम है, बस ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। स्टेट काउंसिल स्टेट लेवल पे और सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल लेवल पे जो है लॉ बनाती है और प्रोटेक्ट करती है राइट्स को। सो अब आता है व्हाट आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2019, जैसे कि बताया था, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट वो करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। तो देखो जो हमारा सेक्शन 2 क्लोज 47 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें डिफाइन की गई है अनट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखो इसमें जो डेफिनेशन है उसमें कहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग सस्पिशियस गुड और प्रोवाइड डिफेक्टिव सर्विसेज। ऐसा गुड जो कि ख़राब है, जिसके अंदर कुछ कमियां हैं,
जिसका मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई कमी है, तो ठीक है, वो क्या होगी, हमारी अनट्रेड प्रैक्टिसेस होगी। जैसे कि कम मार्केट में आप जाके देखते हो कि एडिडास के नाम के कई सारे ब्रांड्स होते हैं, कोई एबीबास होता है, कोई एडिडास होता है, कुछ कुछ तो सेम भी होते हैं। तो उस चीज़ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और वो चीज़ें क्या है, हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएंगी। वो चीज़ें हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी। नॉट इशूइंग कैश मीमो और बिल, जो भी बिल वगैरह होता है ना, कैश मीमो होता है, चलते हैं सब। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड ना कराना, जो हमारा शॉपकीपर है या जो भी जिससे भी हम बाय परचेस कर रहे हैं सर्विसेज, तो उसके द्वारा कैश मीमो और बिल्स ना प्रोवाइड कराना, वो सब चीज़ें क्या होंगी, हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी। रिफ्यूजिंग टू टेक बैक और विड्रॉल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी चीज़ें जहाँ पर क्या है, वो शॉपकीपर मना कर देता है कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं लूँगा, या जो है उस चीज़ का रिफ़ंड नहीं करता, तो वो भी क्या है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी। डिस्क्लोज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना, यानी कि किसी और को बता देना कि इस पर्सन ने क्या ख़रीदा, कैसे नहीं ख़रीदा, तो वो भी क्या है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी। जैसे कि देखो, मान के चलिए आप किसी दुकान पे गए फ़ोन खरीदने, ठीक है, आप फ़ोन लाए खरीद के, अब उसमें क्या आपने देखा कि उसकी स्क्रीन पे वाइट स्पॉट है, तो ठीक है, वो हो गया हमारा डिफेक्टिव सर्विस है। अब क्या है, तुम उस चीज़ को उस चीज़ का तुम बिल भी नहीं लाए, क्योंकि उसने दिया ही नहीं, तुमने मांगा उसने दिया नहीं, तो वो भी क्या हो गया, हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया। अब तुम शॉपकीपर के पास वापस गए कि इसमें तो स्पॉट है, या तो मुझे इसका रिफ़ंड दो या रिप्लेस करके दो, वो कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे में क्या है, उसने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर दी। इसी के साथ साथ उसने क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज़ कर दिया दूसरी कंपनी को, कि इस बंदे को जो है इतने प्रोडक्ट का मैंने फ़ोन बेचा और ये ऐसे ऐसा आया, ठीक है। तो वो भी क्या, हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी, जो कि हमें डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2 क्लोज 47 के अंतर्गत। सो ये होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर होती है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्लास ख़त्म।